वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी भावी अध्यापक एवं भावी अध्यापिकाओं का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल फर्स्ट के लिए हमने 7 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। यह मॉडल पेपर 8वां है। अगर आपने 7 मॉडल पेपर नहीं देखे या फिर आपने उनमें से कोई मॉडल पेपर छूट गया हो आपसे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर के 7 मॉडल पेपर को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम मॉडल पेपर 8वें को हल करते हैं। तो इसमें भी आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार। ठीक है, आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और 150 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर सकते हो। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आप सबके सामने है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि इसी में ही आपकी भलाई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रदेश की भारतीय तट रक्षक बल की पहली महिला पायलट कमांडर कौन है जो समुद्री तट की सुरक्षा कर रही है। तो दोस्तों राजस्थान प्रदेश की भारतीय तट रक्षक बल की पहली महिला पायलट कमांडर कौन है जो समुद्री तट की सुरक्षा कर रही है। तो दोस्तों कौन है, राजश्री है। कौन है, राजश्री राइट आंसर आ जाएगा। अगला है कि 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल JIFF 2022 में किस राजस्थानी भाषा की शॉर्ट फिल्म ने 3 पुरस्कार जीते हैं। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन ने 3 पुरस्कार जीते हैं। किसने, वॉशिंग मशीन ने 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2022 के दौरान कितने अपने 3 पुरस्कार जीते हैं। किसने, वॉशिंग मशीन फिल्म ने। ठीक है, चलिए अगला है कि देश की पहली किस आदिवासी महिलाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबेल पीस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये अपने किया गया है डॉक्टर दिव्यानी कटारा को किया गया है। ठीक है, डॉक्टर दिव्यानी कटारा को किया गया है। अगला है राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो राजस्थान की कौन सी महिला खिलाड़ी है, मिताली राज ने दोस्तों हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों अपने विजय वर्मा को सम्मानित किया गया है डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर प्रदेश की किस कला का प्रदर्शन किया गया। तो वर्ष 2022 की बात हो रही है। तो दोस्तों अपने नाथ द्वारा की पिछवाइयों का प्रदर्शन किया गया था वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 19 से 25 फरवरी 2022 तक इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ रोमन के बीच ओमान के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास कहां आयोजित किया गया। तो दोस्तों 19 से 25 फरवरी 2022 तक इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच संयुक्त जो युद्धाभ्यास है वो अपने जोधपुर जिले में किया गया था। ठीक है, अगला कि केंद्रीय रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने प्रदेश में कहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों डॉक्टर अजय कुमार जो अपने केंद्रीय रक्षा सचिव है, उन्होंने दोस्तों अपने झुंझुनू राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, कुछ समय पहले ही किया था। अगला प्रश्न है कि राज्य बजट 2022-23 में प्रदेश के 13 जिलों को पानी उपलब्ध करवाने वाली पूर्वी राजस्थानी नहर परियोजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो राज्य बजट में दोस्तों पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए कितना 9600 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार नैनो यूरिया को बिक्री हेतु उपलब्ध करवाया गया है। इस नैनो यूरिया की खोज प्रदेश के किस कृषि वैज्ञानिक द्वारा की गई है। तो राजस्थान के एक कृषि वैज्ञानिक हैं, उनका नाम दोस्तों क्या है, उनका नाम रमेश रलिया है। उनके द्वारा नैनो यूरिया की खोज की गई थी, जो कृषि वैज्ञानिक है एक। ठीक है, चलिए अगला कि झालोर जिले में इनमें से कौन सा स्थान गुजरात सीमा के सबसे निकट है। तो झालोर जिले में कौन सा स्थान है जो गुजरात सीमा के सबसे निकटतम है। तो दोस्तों ऐसा है रानीवाड़ा। कौन है, रानीवाड़ा। झालोर जिले की 2 तहसील हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाती है, सांचौर और रानीवाड़ा। सर्वाधिक तो सांचौर बनाता है, लेकिन न्यूनतम रानीवाड़ा बनाती है और ये सबसे निकट तहसील है। ठीक है, रानीवाड़ा।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो अपने राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों ऐसा राज्य आपसे पूछ ले कि राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो दोस्तों गुजरात करता है, हरियाणा करता है, पंजाब करता है, लेकिन महाराष्ट्र है वो अपने राजस्थान के साथ कतई सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, यानी कि बिल्कुल नहीं करता। अगला है कि निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती। तो अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत कौन सी नदी नहीं आती। तो दोस्तों इनमें कातली आती है, घग्गर आती है, कांकनी आती, लेकिन पार्वती अपने दोस्तों अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती। दोस्तों आपसे पूछ ले कि राजस्थान की अंतः प्रवाह नदियां कौन कौन सी है, तो आपको बताना है घग्गर है, कातली है, कांकनी है, और कांकनी के साथ साथ साबी है, बाणगंगा है, कातली है, रूपा रेल है, और मेंथा है, खंडेला है, खारी है, रूपनगढ़ है। ये सभी की सभी नदियां दोस्तों राजस्थान की अंतः प्रवाह प्रणाली वाली नदियां हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया है। तो दोस्तों सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है उसका निर्माण दोस्तों अपने डूंगरपुर जिले के लिए किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील में किया गया है। इस परियोजना का जो प्रारंभ है वो 1977 में सोम नदी पर किया गया था। याद रहेगा, 1977 में सोम नदी पर किया गया था। अगला है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवंतिका अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है। तो किस जिले में अवंतिका की समस्या मुख्यतः होती है। तो अपने कोटा जिले में होते हैं अवंतिका अपरदन की समस्या। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका, सॉरी दोस्तों, अवंतिका या अवनालिका भी आ सकती है। ठीक है, अवनालिका या अवंतिका। ठीक है, अपरदन उत्खात भूमि एवं बीहड़ या डांग प्रदेश का निर्माण करती है, इसलिए सवाई माधोपुर हो गया, कोटा हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गई, ये आदि जिलों में चंबल अफवाह क्षेत्र में अवनालिका अपरदन की समस्या मुख्यतः देखने को मिलती है। ठीक है, कौन कौन से जिलों में, कोटा हो गया और धौलपुर और करौली जिलों में अपन को देखने को मिलता है। अवंतिका बोल सकते हैं, इस अवंतिका गलत है, अवनालिका है दोस्तों। ये क्या है, अवनालिका। ठीक है, अवनालिका प्रदन है। मैं तभी सोच रहा अवंतिका अवंतिका ये क्या आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका है दोस्तों। ये अवनालिका अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है। तो राजस्थान के कौन से जिले में अवनालिका अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है। तो दोस्तों कोटा जिले में होती है। क्यों होती है, क्योंकि चंबल नदी के कारण होती है। ठीक है, वहां पे बीहड़ या उसको डांग प्रदेश भी कहा जाता है, तो ज्यादातर कोटा, धौलपुर, करौली में अवनालिका अपरदन की समस्या मुख्यतः देखने को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। तो नए मूल की जलोढ़ मृदा दोस्तों अपने कोटा में नहीं पाई जाती है। ठीक है, याद रहेगा, कोटा में नहीं पाई जाती है और अपने अलवर में पाई जाती है, भरतपुर में पाई जाती है, जयपुर में पाई जाती है। अगला है कि ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताल छापर अभ्यारण्य अपने चूरू जिले में स्थित है और चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में स्थित है। ठीक है, ठीक है, और ये अपने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है। तो रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपसे पूछ ले तो आपको बताना है बूंदी में है। कहां पे है, बूंदी में। यह वन्यजीव अभ्यारण्य बूंदी जिले में स्थित है और इसकी स्थापना पूछ ले तो 1982 में की गई थी रामगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना। ठीक है, 1982 में की गई थी। इस अभ्यारण्य को अजगरों की भूमि कहा जाता है, याद रहेगा। इसे बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। इस अभ्यारण्य में कनक सागर झील या दुगारी बांध स्थित है। इसे मुकुंदरा टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य इसका पूरा नाम है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में सर्वाधिक वन आच्छादन है। तो वन आच्छादन सबसे ज्यादा किन जिलों में है, तो 12 में है, चित्तौड़गढ़ में है और उदयपुर जिले में है वन आच्छादन, यानी कि सबसे ज्यादा वन अपने सबसे ज्यादा 12 चित्तौड़गढ़ उदयपुर जिलों में देखने को मिलता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अगला है कि राजस्थान के निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। तो राजस्थान की कौन सी जनजाति है दोस्तों, वो है सहरिया जनजाति। कौन सी, सहरिया जनजाति। ठीक है, याद रहेगा, सहरिया जनजाति को अपने भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों 40% हिस्सा है राजस्थान सरकार का राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन का उद्देश्य आपसे पूछ ले तो कृषि विस्तार को पुनर्गठित करना और उसे मजबूत करना है। इस मिशन में किसान उत्पादक संगठन, इसकी फुल फॉर्म है FPO की, ठीक है, और किसान हित समूह जो FIG का गठन किया जाएगा। इस मिशन में राजस्थान का हिस्सा आपसे पूछ ले तो 40% है। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूं क्योंकि दोस्तों मैं देख रहा हूं कि लगभग मेरे से ही लगभग 2-3 प्रश्न हर मॉडल पेपर में गलत होते जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं जानबूझ के उन प्रश्नों को गलत नहीं करता दोस्तों, मुझसे हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है दोस्तों। आपको भी पता है दोस्तों कि 150 प्रश्नों में से ऐसे प्रश्न तो होंगे ही जो खुद पढ़ाने वाले से भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्षमा कर देना दोस्तों अगर कोई भी प्रश्न अगर मेरे से गलत हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। ठीक है, मुझे पता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका अगर मैं आपको यहां से गलत बता दूंगा तो मान लीजिए वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप वहां पे गलत कराओगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको सॉरी क्षमा चाहता हूं कि मुझसे कोई भी गलत हो जाए तो आपको कमेंट में सबके लिए कह देना है कि सर आपने इस प्रश्न का गलत जवाब दिया है, आप इसकी सुधार कीजिए। ठीक है, तो मैं सभी के लिए उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा और सभी को पता लग जाएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ठीक है दोस्तों, जानबूझकर मैं गलती नहीं करता हूं, गलती हो जाती है कई बार। ठीक है, तो मुझे माफ कर देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक किस जिले का है? तो अपने किस जिले का है दोस्तों? अपने है पाली जिले का है। किस जिले का? पाली जिले का। पाली जिले का जो जिला ग्रामीण लिंगानुपात आपसे पूछ ले तो 1003 है दोस्तों, 1003 है। फिर पाली जिले के बाद आता है अपने राजसमंद का। राजसमंद का आपसे पूछ ले तो 998 है लिंगानुपात। ठीक है, तो याद रखना कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला कौन सा है? पाली है, जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ठीक है, चलिए अगला कि राजस्थान में पेट्रोल रिफाइनरी कहां लगाई जाने वाली है? तो राजस्थान में पेट्रोल रिफाइनरी आपसे पूछ ले कहां लगाई जाने वाली? तो पंचपंद्रा में लगाई जाने वाली है। पंचपंद्रा में लगाई जाने वाली है। अगला है 24वां प्रश्न कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। एक तरफ है खनिज और एक तरफ है खनन क्षेत्र, तो इसको अपन को सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर सकते हैं दोस्तों, क्यों नहीं करेंगे दोस्तों। अपने जो सीसा एवं जस्ता है वो अपने किससे संबंधित है? ये अपने संबंधित है, इधर आ जाइए, ये अपने संबंधित है गुड़ा किशोरी दास से संबंधित है सीसा और जस्ता। ठीक है, यानी कि ए का राइट आंसर आ जाएगा तीसरा, राइट आंसर तीसरा, तो ए का तीसरा। चलिए और है, और अपना कौन सा है? इधर देखें तो टंगस्टन। टंगस्टन अपने किससे संबंधित है? तो टंगस्टन अपने संबंधित है किससे? वोल्टा से संबंधित। तो और देखें तो अपने जो ये है दोस्तों टंगस्टन हो गया। फिर उसके बाद आता है मैग्नीज। मैग्नीज अपने किससे संबंधित है? तो मैग्नीज जो मैग्नीज है वो अपने संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है? लील वानी से संबंधित है। ठीक है, और बचा कौन सा? बचा ये अपना कौन सा? ये बचा कि तांबा। तांबा अपने किससे संबंधित है? तांबा अपने संबंधित है कोहलन से संबंधित है। तो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है, गलत हो जाए तो बता देना दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 4 1 2। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि जायका राजस्थान के किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो जायका है दोस्तों वो अपने राजस्थान के किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो अपने जल क्षेत्र आजीविका सुधार में कार्य करती है जायका। ठीक है, अगला है कि उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए आपसे पूछ रहे कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है चंबल नदी प्रसिद्ध है। अगला है कि जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? तो जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 1435 मिलीमीटर है। ठीक है, अगला है कि गणेश्वर सभ्यता थी। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता क्या थी? तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में आपसे पूछ रहे हैं तो सिक्कर गणेश्वर सभ्यता थी
थी या है तो सीकर जिले में है गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो यह सभ्यता सीकर जिले की नीमकाताना तहसील में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है। ठीक है, इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और इसके जो उत्खननकर्ता थे डीपी अग्रवाल ने बताया कि रेडियो कार्बन विधि एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इस स्थल की तिथि आपसे पूछ ले तो 2800 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। ठीक है, चलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है गणेश्वर को। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है कि शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ का कार्य क्षेत्र था। तो शिशुपाल जो वध हैं उनके रचयिता कौन हैं? श्री महाकवि माघ। उनका कार्य क्षेत्र आपसे पूछ ले तो उनका कार्य क्षेत्र भीनमाल था। क्या था? भीनमाल। ठीक है, भीनमाल कहां पे है? जालोर में है। ठीक है, वो गुप्तकालीन विद्वान ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान भी भीनमाल में ही हुआ था। यहाँ पे याद रखना, ब्रह्मगुप्त का आपसे जन्म स्थल पूछ ले तो ब्रह्मगुप्त है ना, वो गुप्तकालीन जो विद्वान थे ब्रह्मगुप्त, उनका जन्म भी अपने भीनमाल में हुआ था। ठीक है, और माघ, महाकवि माघ का जो कार्य क्षेत्र है वो भीनमाल में ही है। अगला है कि निम्न में से कौन से हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंद्रावल दस्ते में शामिल थे? चंद्रावल दस्ते, शायद आगे वाला जो पार्ट होता है वो चंद्रावल दस्ता ही कहलाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो। ठीक है, उनमें शामिल कौन कौन थे उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों उसमें शामिल थे पुरोहित गोपीनाथ थे। ठीक है, उसके बाद अपने शामिल थे राणा पूंजा थे, फिर उसके बाद अपने शामिल थे जयमल मेहता थे, फिर उसके बाद अपने शामिल थे चारण जैसा। ये अपने हरावल दस्ते में वो चंदावत दस्ते में शामिल थे, चंदावत में। ठीक है, तो चंदावत में शामिल थे। चंदावत शायद हरावल सबसे आगे आगे रहता है शायद। हाँ, हरावल। तो राइट आंसर 1 2 3 5 अपना राइट आंसर आ जाएगा कि हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल कौन कौन थे? पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा और जयमल मेहता और चारण जैसा, ये अपने शामिल थे। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखिए। तो राजस्थान के जो युद्ध दे रखे हैं उनको सही क्रम में अपन को रखना है। तो रख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपने कौन सा युद्ध हुआ था? सबसे पहले 1398 में अपने हुआ था बटनेर का युद्ध। चलिए, बटनेर का सबसे पहले हुआ था। फिर उसके बाद दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था 1527 को। 1527 से पहले फिर कोई युद्ध नहीं हुआ था, तो 1527 में खानवा का युद्ध कर लेते हैं, खानवा का युद्ध। फिर उसके बाद हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध 1544 को। सही, चलिए। और फिर हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 को। तो राइट आंसर 2 2 2, फिर क्या आ जाएगा उसके बाद? 2 1 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 राइट आंसर सेकंड। चलिए अगला है कि हमीर ने किस युद्ध में महमूद बिन तुगलक को परास्त किया? तो हमीर ने किस युद्ध में किया था महमूद बिन तुगलक को परास्त? तो दोस्तों ये अपने किया था सिंगोली के युद्ध में। ठीक है, अगला कि निम्न में से किसने बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति किसके द्वारा दी गई थी? तो कुंभाहाड़ा के द्वारा दी गई थी। ठीक है, याद रहेगा क्योंकि दोस्तों जो राणा छेत्र सिंह था उसने बूंदी विजय के प्रयास में मारा गया था। उसके बाद राणा लक्ष्य सिंह मेवाड़ का शासक बना था, जिसकी सनक के कारण नकली दुर्ग का निर्माण कर युद्ध का रूप दिया गया, जिसमें कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है, ये कुछ इसकी कहानी थी। अगला है कि उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। तो यानी कि उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए। नेता है, इनमें नेता दे रखा है दोस्तों कि जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। वे 2 राजपूत नेता कौन थे, उनको पहचानो। तो दोस्तों उनमें से दोस्तों बीरमदेव और राव कल्याणमल, ये 2 नेता थे। ठीक है, ये 2 नेता थे। ठीक है, चलिए अगला है कि किलो और उनके स्थान को निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? इसके बारे में बताना है कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। एक तरफ किला है, एक तरफ है उनके स्थान, उनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में अपन को बताना है। तो दोस्तों गागरोन किला झालावाड़ बिल्कुल, मेहरानगढ़ जोधपुर बिल्कुल, भानगढ़ अलवर बिल्कुल। और अगला क्या कह रहा है? अगला है
अगला है भटनेर का किला बीकानेर दे रखा है, लेकिन भटनेर का किला तो सबको पता है अपने हनुमानगढ़ में है, तो यही अपना राइट आंसर आ जाएगा, ये अपना गलत है। पटुआ की हवेली आपसे पूछ ले तो पटुआ की हवेली सबको पता है, पटुआ की हवेली जैसलमेर जिले में स्थित है, ठीक है। इस हवेली का निर्माण गुमान चंद पटुआ ने करवाया था। यह हवेली अपने शिल्प एवं कलात्मक वैभव के लिए विख्यात है। इस हवेली को अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है, सबको पता है इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों हमीर रासो जोधराज के द्वारा, बिसल देव रासो नरपत नाले के द्वारा, खुमान रासो जैनक के द्वारा नहीं, संगीत रासो गिरधर ओशे के द्वारा बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या आ गया, राइट आंसर आ गया थर्ड, खुमान रासो अपने जैनक के द्वारा लिखित नहीं है। अगला है कि फल्गुबाई संबंधित है, तो दोस्तों फल्गुबाई अपने किससे संबंधित है, चरी नृत्य से संबंधित है फल्गुबाई, ठीक है। फल्गुबाई के बारे में बात करें तो चरी नृत्य की अब बात करते हैं, तो चरी नृत्य गुर्जर महिलाओं का नृत्य है जो राजस्थान के किशनगढ़ क्षेत्र में प्रचलित है, किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है। सिर पर चरी रखकर किया जाने वाला नृत्य, चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं, मुख्यतः कलाकार फल्गुबाई है। और कालबेलिया नृत्य के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो कालबेलिया के बारे में आपको क्या बताना है, कालबेलिया के बारे में बताना है गुलाबो इसकी क्या है संबंधित है, कालबेलिया से संबंधित कौन है गुलाबो। और तेहरतारी नृत्य से मांगी बाई, लक्ष्मण दास कांबड़ और भवाई से पूछ ले तो रूप सिंह शेखावत, ठीक है। चलिए अगला है कि गौरी एक लोकनाट्य है जो आधारित है, गौरी एक लोकनाट्य है जो अपने शिव जो भस्मासुर की कथा पर आधारित है, ठीक है। चलिए अगला कि विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है, तो विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी अपने चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, ठीक है, जिसको बाशुड़ा त्योहार के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछ ले कि शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है, तो मुख्य मंदिर आपसे पूछ ले तो चाकसू जयपुर में है, वैसे तो गांव-गांव में रहता है इसका मंदिर, ठीक है। मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर में है और कागा जोधपुर में है, कागा जोधपुर में है। और कुमार जाति के लोग शीतला माता के क्या होते हैं, पुजारी होते हैं। आपसे पूछ ले कि शीतला माता को किसकी देवी कहा जाता है, तो चेचक रक्षक देवी कहा जाता है, एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार भी अपने शीतला माता के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही अपने इसी दिन अपने गुड़ला नृत्य किया जाता है, गुड़ला त्योहार भी मनाया जाता है, सॉरी गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। अगला कि मूमल क्या है, तो दोस्तों मूमल आपसे पूछ ले तो मूमल एक लोकगीत है, क्या है मूमल एक लोकगीत है जो जैसलमेर जिले में गाया जाता है, ठीक है। चलिए मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है, तो मल्लीनाथ पशु मेला जो अपने तिलवाड़ा में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, वो आयोजित किया जाता है। वो कब आयोजित किया जाता है, तो चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। अगला है कि मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी, तो मेवाड़ के उस महाराणा कौन थे जिन्होंने बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी, तो ऐसे शासक कौन थे, महाराणा उदय सिंह। अगला है निम्नलिखित में से माथे पर बांधा जाने वाला आभूषण कौन सा, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट हालरो, वेरी गुड, हालरो अपने माथे पर बांधा जाने वाला आभूषण है। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है, देख लिए कि रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में बताइए कि रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में आपको पढ़ना होगा दोस्तों। इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो इनका जन्म देवगढ़ के पूर्व राज परिवार में 24 जून 1916 में हुआ था और मार्च 2012 में राजस्थान सरकार ने इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित भी किया था, ठीक है। इनको गुर्जर समाज के आराध्य देवनारायण जी की महागाथा के लिए वर्ष 1984 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। तो इनमें से आपसे पूछ ले कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको बताना है कि 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था, लेकिन इनको 2012 में दिया गया था, वो भी मार्च में, ठीक है। चलिए खेजड़ी का पेड़ संबंधित है, तो दोस्तों खेजड़ी का पेड़ अपने गोगा से संबंधित है, गाँव गाँव गोगो, गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गोगा, ठीक है। ये प्रमुख कथन है इनके बारे में। अगला है कि ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम आपसे पूछ सकता है, तो ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम आपसे पूछ ले तो ख्वाजा उस्मान हारूनी है, ठीक है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहां के क्रांतिकारियों ने दिया था, तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरनपुरा की छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है, तो श्रीमती किशोरी देवी अपने किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है दोस्तों, ये अपने लिए सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित रही है।
कौन? आपने किशोरी देवी। अगला कि मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो मेवाड़ भील कॉर्प आपसे पूछ रहे तो 1837 में स्थापित की गई थी। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो कौन सा चित्रकार है जो अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो आपसे पूछ ले तो आपको बताना है बक्साराम है, जमुनादास है, नंदराम है। लेकिन नानक राम अपने अलवर चित्र शैली से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बारी आती है। उत्कर्ण की किस प्रसिद्ध थेवा कला के साथ संबंधित है? तो उत्कर्णी की प्रसिद्ध थेवा कला किस जिले से संबंधित है, इसके बारे में बताना है। तो सबको पता है थेवा कला अपने प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है, जिसका सोनी परिवार के पास है सिर्फ। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में हुई थी। ठीक है, राजपूत मध्य भारत सभा की स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है, और 1919 में हुई थी ना? हाँ, 1919 में। लेकिन 1918 ईस्वी में तो दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी और विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती आदि के प्रयासों से राजपूत मध्य भारत सभा नाम की एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित पुस्तकालय में हुई थी। तो थोड़ा कंफ्यूजन है, 1919 भी आ सकता है या फिर 1918 भी आ सकता है, तो आप देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, मैंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 1919 है, 1918 होता तो हम कर सकते थे, तो इनमें कोई नहीं भी आ सकता है, वैसे तो थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, चलिए अगला है कि जैसलमेर रियासत को राजस्थान में कब शामिल किया गया? तो जैसलमेर रियासत को राजस्थान में 30 मार्च 1949 को शामिल किया गया था। ठीक है, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? तो दोस्तों इन जिलों में तो सबसे ज्यादा तो मेवाड़ी बोली जाएगी। अगला प्रश्न है कि पुस्तक संस्कृति की सनातन ढीठ के लेखक कौन है? तो संस्कृति सनातन ढीठ के लेखक आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? भंवर सिंह सामोर। अगला है कि कानड़ देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? तो कानड़ देव प्रबंध आपसे पूछ ले तो आपको बताना है पद्मनाभ के द्वारा रचित है। अगला है कि मेवात बोली से संबंधित जिला कौन सा है? सबको पता है मेवात बोली अलवर जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर भरतपुर होता तो भरतपुर सही आंसर आ जाता। अगला है कुछ राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 153 कहता है ऐसा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? तो ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों इनमें से तो अपने शिवचरण माथुर थे और अशोक गहलोत थे, जो अपने राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे। ठीक है, यही थे बस 2 और 3। और तो वसुंधरा राजे भी थी और हरदेव जोशी भी अपने राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे थे। अगला ग्राम पंचायत का सचिव होता है, तो ग्राम पंचायत का सचिव आपसे पूछ रहे तो कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव अपने ग्राम सेवक होता है। और कौन होता है? ठीक है, ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सेवक होता है, जो गांव के विकास के लिए कार्य करता है, उसको ग्राम सेवक कहते हैं। ठीक है, और सरपंच तो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। पटवारी राजस्व विभाग में ग्राम लेवल का अधिकारी होता है। ठीक है, अगला निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? तो कौन से जिले का प्रतीक मोर है? तो दोस्तों आपसे मोर आपसे पूछ ले तो मोर तो अपने किस जिले का है? मोर तो अपने भीलवाड़ा का है। ठीक है, और अजमेर का आपसे पूछ ले तो अजमेर का कौन है? खड़मोर या खरमोर पक्षी है। दौसा का पूछ ले तो आपको दौसा का खरगोश याद रखना है। और हनुमानगढ़ का आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? छोटा किलकिल हनुमानगढ़ का है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान की युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को कितनी धनराशि दी जाती है? तो राजस्थान की युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को कितनी धनराशि दी जाती है? तो 4,000 रुपए प्रति माह दी जाती है। ठीक है, 4,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। अगला है कि मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है, तो मेवाड़ शुगर मिल दोस्तों भूपाल सागर में अवस्थित है। कहाँ पे? भूपाल सागर, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अगला है कि फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपसे पूछ ले तो आपको बताना है जोधपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? सबको पता है दिलवाड़ा मंदिर अपने जैन धर्म से संबंधित एक मंदिर है।
अगला प्रश्न है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 1959 में किया गया था। ठीक है, काजरी की स्थापना 1959 में हुई थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि राज्य का 32वां जिला करौली कब अस्तित्व में आया? तो राज्य का जो 32वां जिला है करौली वो अपनी कब अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों ये अपने आया था कब? 19 जुलाई 1997 को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, यानी कि 3 या उससे ज्यादा बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया रह चुके हैं 3 या इससे ज्यादा बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, अशोक गहलोत रह चुके हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुच्छेद क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपरांत नियम 2011 के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? तो कौन सी परिस्थिति में बुलाई जा सकती है ग्राम सभा की विशेष बैठक? तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इसमें से भी जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर अपने ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। तो राइट आंसर फर्स्ट ही आ जाएगा अपना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो चलिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो दोस्तों यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 5% था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना बीमारी से मृत्यु हो गई उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। कितने रुपए की जाएगी दोस्तों? 1 लाख रुपए की। ठीक है, अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्मार्ट विलेज योजना की घोषणा कब की गई थी? तो स्मार्ट विलेज की घोषणा दोस्तों अपने 2017-18 में की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने महिला भ्रूण हत्या और सेक्स चयन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है सेल्फी विद डॉटर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते में नहीं मिलता? इनमें से कौन सा लाभ है जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते में नहीं मिलता? तो दोस्तों इनमें से दोस्तों भारत में मुद्रा का कहीं भी आसान हस्ताक्षर ये अपन को इस खाते में नहीं देखने को मिलता। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की न्यूनतम कितने बैठकें अनिवार्य हैं? तो दोस्तों न्यूनतम एक वर्ष में विद्यालय प्रबंधन की समिति की जो बैठक है दोस्तों वो कितनी होनी चाहिए? वो न्यूनतम होनी चाहिए दोस्तों 4 बैठक। कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 4 बैठक तो होनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है कि स्माइल कार्यक्रम में कंटेंट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो दोस्तों स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत कंटेंट RSCET उदयपुर द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? RSCERT उदयपुर द्वारा तैयार किया जाता है राजस्थान स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। तो असत्य कथन की छांटिए। तो असत्य कथन कौन सा है कि असत्य कथन है कि किसी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अगला है कि किसी बालक को आयु के सबूत न होने पर किसी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। अगला है कि 60 बच्चों तक न्यूनतम 2 शिक्षक होंगे। बिल्कुल होंगे। अगला है कि 200 बालकों पर 7 अध्यापक होंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल गलत है कि 200 बालकों पर 7 अध्यापक होना, ये गलत है। ठीक है, 150 पर ही 151 पर ही यानी कि लगभग 150 पर ही अपने 5 अध्यापक होते हैं, 4 प्राथमिक के और 1 अपना प्रधान अध्यापक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि NEP 2020 में चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए किस आयोग के गठन की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये अपने की गई है भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी कि HCI का गठन किया गया है। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत उच्च शिक्षा आयोग के कौन से 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे? तो भारत उच्च शिक्षा आयोग के कौन से 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे? तो दोस्तों इनमें से उपरोक्त सभी के सभी स्वतंत्र वर्टिकल होंगे। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? तो दोस्तों इनमें से धारा 38 राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्तियां देती है। अगला प्रश्न है कि गार्गी पुरस्कार के तहत 11वीं व 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं को प्रथम व द्वितीय किस्त में राशि कितनी दी जाती है? तो दोस्तों अपने दी जाती है 3000 रुपए प्रति किस्त में। अच्छा, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गार्गी पुरस्कार के तहत कुल राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार के तहत अपने कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों 6000 रुपए की राशि गार्गी पुरस्कार के अंतर्गत प्रदान की जाती है, और वो भी कितनी किस्तों में? 2 किस्तों में, 3-3 हजार की 2 किस्तों की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आरटी एक्ट 2009 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में 25% सीट्स पर दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों को किस कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी? तो दोस्तों इसमें 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। अगला प्रश्न है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्य समिति की बैठकों के लिए गण पूर्ति उसके कुल सदस्यों की होगी? तो दोस्तों इनमें से उनकी 1/3 आ जाएगी, 1/3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आपस में आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों 1 से लेकर के कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये अपने किया जाएगा 1 किलोमीटर, यानी कि प्रति 1 किलोमीटर के दायरे में एक विद्यालय होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? तो 6 से 8 तक की अगर बात करें तो 6 से 8 तक की दूरी पर 2 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में 1 से लेकर 5 तक की स्कूल होनी चाहिए, और 2 किलोमीटर के दायरे में 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों की स्कूल होनी चाहिए। ठीक है, ये कहता है। अगला है कि स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत ई कंटेंट के लिंक के साथ भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? तो दोस्तों ई कंटेंट के साथ भेजा जाने वाला संदेश है दोस्तों वो अपने क्या कहलाता है? वो अपने कहलाता है दोस्तों, ये अपने क्या कहलाता है? ये अपने कहलाता है तीसरा कि हर सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे, ये अपने कंटेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि 89 का मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। तो दोस्तों मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम अपने भरतपुर व अलवर जिले में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? तो दोस्तों इनमें से दोस्तों भामाशाह योजना। ठीक है, भामाशाह योजना राजस्थान में वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। ठीक है, इनमें से तो यही है। ठीक है, लेकिन यह योजना तो बंद हो चुकी है। ठीक है, लेकिन इसमें यही है कि भामाशाह योजना राजस्थान सरकार की महिला वित्तीय सशक्तिकरण की सबसे बड़ी योजना है। श्रीमती मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 15 अगस्त 2014 को उदयपुर शहर से भामाशाह योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, आप सबको पता होगा इसके बारे में। अब कुछ हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं कि सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है जो सर्वनाम से निर्मित है? तो दोस्तों इसमें अहंकार अपने भाववाचक संज्ञा है जो सर्वनाम से निर्मित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पानी में आग लगाना मुहावरे का भावार्थ क्या है? तो पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ ले तो जहां झगड़ा होना असंभव हो वहां भी झगड़ा करवा देना। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन से अशुद्ध वचन का चयन कीजिए? तो इन निम्नलिखित में से अशुद्ध वचन का अपन को चयन करना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो दोस्तों कवियत्री सही है, नारियल सही है, विद्यार्थी सही, लेकिन कार्मिक अपना गलत है। ठीक है, चलिए अगला है कि सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है जो सिर्फ बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ऐसा शब्द कौन सा है? तो ऐसा है घर, प्रत्येक, मुनि,
और इनमें से दर्शन है जो बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ठीक है, हिंदी के कुछ शब्द जैसे प्राण हो गया, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, बाल हो गया, होश हो गया, आंसू हो गया, होठ, ठीक है, दाम, अक्षत आदि सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है। घर, प्रत्येक एवं मुनि एक वचन में आते हैं। ठीक है, घर हो गया, प्रत्येक हो गया, मुनि आ गए, ये सभी एक वचन के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। प्रत्येक को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ही बहुवचन में आता हो, लेकिन ये एक वचन में आते हैं। ठीक है, अगला है कि समास विग्रह की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन कीजिए। तो समास विग्रह की दृष्टि से अगर हम असुमिलित वचन की बात करें तो आकाशपति, आकाश को प्राप्त किया हुआ, ये अपना असुमिलित आ जाएगा। ठीक है, आपादमस्तक, पाद से लेकर मस्तक पर्यंत, बिल्कुल सही है। कदाचार, कुस्तिक्स है जो आचार, बिल्कुल सही है। चतुष्पथ यानी चार पथों का समूह, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 96 प्रश्न की। कुछ इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं, तो बात करें कि ही विल नेवर फॉरगेट इट, तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कि इट विल नेवर बी फॉरगेट बाय हिम। ठीक है, अगला है कि फिल द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की सही करेक्ट वर्ब को अपन को छांटना है कि द वैक्स ऑफ अ सेन दैट, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आर दैट। ठीक है, द विंग्स ऑफ सिन आर डेथ। ठीक है, अगला है कि द स्पीक्स इंग्लिश, तो स्पीक्स इंग्लिश के अंदर कौन सा आ जाएगा, द स्पीक्स इंग्लिश नो आर्टिकल इंग्लिश। ठीक है, द सॉरी सी है, सी स्पीक्स नो आर्टिकल इंग्लिश। ठीक है, चलिए अगला है कि ए पर्सन वो स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवलिनी बॉडीज ऑन ह्यूमन बींग्स, तो ये किसकी स्टडी में आता है दोस्तों, ये सभी एस्ट्रोलॉजर की स्टडी में आता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर की स्टडी में आता है, ये सभी एस्ट्रोलॉजर की स्टडी में आते हैं। अगला, व्हाट इज ए प्रोवर्ब, व्हाट इज ए प्रोवर्ब, प्रोवर्ब क्या है, तो ए शॉर्ट सेइंग दैट गिव एडवाइस। ठीक है, ये अपने क्या है, प्रोवर्ब है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की कि समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 720 मीटर स्क्वायर है, दो समांतर भुजाओं के बीच दूरी 20 मीटर है, तो उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 35 मीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई आपसे पूछ ली जाए तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है 37 मीटर बताना है। ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हो इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं 102 नंबर के प्रश्न की कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक आयत का जो क्षेत्रफल है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रम से 9:7 है, तो उसका परिमाप क्या जाएगा, परिमाप आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है, आपको उसको नाप तोल के आपको बताना है, परिमाप अपना क्या जाएगा, 64 सेंटीमीटर अपना परिमाप आ जाएगा। ठीक है, अगला है कि एक समकोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूर्ण कोण का 3 गुना है, तो कोण कितना होगा, तो इनमें से कोण कितना होगा, 45 डिग्री का कोण होगा। अगला प्रश्न है कि 4.5 प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर से 450 रुपए राशि पर ₹81 लाभ पाने के लिए कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा दोस्तों, ये अपने लगेगा लगभग 4 वर्षों का समय लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है और 5% की छूट देता है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ का प्रतिशत आपसे पूछ ले तो इनमें से कोई सा भी नहीं आएगा। ठीक है, इनमें से कोई सा भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी प्रतिशत में पूछ ले तो 14% इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप निकाल लेना, मैंने निकाल लिया पहले ही। ठीक है, अगला है कि द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है, जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है तो एकमात्र अधातु कौन सी है, बेरिलियम, Br है। ठीक है, चलिए Br है या फिर Hg है, Br ही होगी शायद, है ना, Br है। ठीक है, Br ही है। ठीक है, चलिए अगला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। ठीक है, और सही उत्तर का अपन को चयन करना है, फिर सही उत्तर का भी चयन कर लेते हैं। तो दोस्तों 107वें नंबर का आपको राइट आंसर देना है। तो दोस्तों आप सबको पता है जो ब्लीचिंग पाउडर है वो अपने कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड से बनता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, चलिए अच्छी बात है। जो बेकिंग सोडा है वो अपने सोडियम बाइकार्बोनेट से बनता है, चलिए। और जो वॉशिंग सोडा है वो अपने सोडियम कार्बोनेट डेका
हाइड्रेट से बनता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट से बनता है। और जो अपने जिप्सम है दोस्तों, वो अपने जिप्सम किससे बनता है? जिप्सम अपने कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड से बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस आपसे पूछ ले तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से बनता है, ठीक है। तो राइट आंसर पहला ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, इनमें से ऐसा चुनिए जो किसी चीज का मिश्रण बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों इनमें से जो आसुत जल है वो बिल्कुल पेवर होता है, वो किसी का मिश्रण नहीं होता। एलपीजी मिश्रण होती है, वायु तो मिश्रण होता ही होता है, गैसोलीन तो मिश्रण है ही, ठीक है। तो हमें सूर्य के प्रकाश में उत्पन्न हानिकारक पराबैंगनी से बचाती है। तो क्या बचाती है दोस्तों? हमें बचाती है ओजोन परत, अपन को बचाती है जो अपने सूर्य के प्रकाश से हानिकारक पराबैंगनी किरणों से। अगला कि किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, तो किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच किस तरह से व्यवहार करेगा दोस्तों? ये अपने उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, यानी कि उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा ये, ठीक है। चलिए अगला, विधानसभा की गणपूर्ति के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा की गणपूर्ति के लिए न्यूनतम सदस्य आपसे पूछ रहे तो 10 होनी चाहिए। अगला कि भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। और वालर कृषि तो दोस्तों इंपोर्टेंट है। राजस्थान में कौन से जिले में वालर कृषि पद्धति से संबंधित है? तो वालर कृषि अपने किससे संबंधित है दोस्तों? तो वालर कृषि अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिले से संबंधित है, ठीक है, वालर कृषि, ठीक है। चलिए इसको झूमिंग कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। वालर कृषि को झूमिंग कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि पहाड़ी व वन क्षेत्रों में वन एवं पेड़ पौधों को जलाकर जमीन को बिल्कुल साफ करना तथा उस पर कुछ वर्ष खेती करने के पश्चात उसे छोड़कर किसी अन्य स्थान पर कार्य करना आदिवासी क्षेत्रों जैसे डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, इनमें इस कृषि पद्धति को वालरा कहते हैं या फिर झूमिंग कृषि भी कहते हैं, ठीक है। चलिए राजस्थान राज्य के वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः कौन कौन से, यानी कि एक ही में दे दिया अपन को, वृक्ष भी दे दिया, राज्य पक्षी भी दे दिया और राज्य जंतु भी दे दिया। तो बताओ कि कौन सा इसमें से राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों? राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राज्य पक्षी गोडावन है, राज्य जंतु चिंकारा है। तो राइट आंसर फर्स्ट। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक मैंग्रोव का एक मुख्य क्षेत्र नहीं है? तो मैंग्रोव का आपसे मुख्य क्षेत्र आपसे पूछ ले कि कौन सा नहीं है दोस्तों, आपको बेझिझक होके मैंग्रोव का मुख्य क्षेत्र नहीं है उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों सुंदरवन है, महानदी डेल्टा भी है, लेकिन ये अपने संबंधित नहीं है। कौन सा संबंधित नहीं है? तराई अपने मैंग्रोव वन से संबंध नहीं है, खंबात की खाड़ी है। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? तो सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक, यानी कि 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। अगला है कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? तो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में दोस्तों कम से कम 4 पदों का निर्माण किया जाता है। अगला है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभ कर तभी हो सकती है जब क्या हो? जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन में वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए गए हों, तभी ये क्या हो सकता है? लाभकारी हो सकता है। भाषा की अच्छी पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भाषा की अच्छी पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषता आपसे पूछ ले तो आपको बताना है सरल सरस शब्दावली। चलिए कुछ इंग्लिश के फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं कि विच ऑन द दीज ए डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रिमेंडल एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है कि नो टीचर टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर आ जाएगा, ठीक है, राइट आंसर 2। अगला है कि विच ऑन ऑफ दीज इज नॉट फंक्शन ऑफ सीसीई। सीसीई का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो बताना इट्स डज नॉट हेल्प टीचर और ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्टार्स, ठीक है। तो ये थर्ड इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है कि क्लिक लिस्ट टेक्निक्विक इज यूज्ड ऑफ एलिवेशन। तो 122वें नंबर का राइट आंसर आपसे पूछ लो, आपको बताना है इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ दिस स्टूडेंट।
अगला है कि द लैंग्वेज विच लर्न फ्रॉम एनवायरमेंटल विदाउट एनी एक्सपेंसिव टीचिंग इज, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो संश्लेषणात्मक उपागम के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। तो संश्लेषणात्मक उपागम के संबंध में सत्य कथन पूछ ले तो आपको बताना है कि संश्लेषण में दो या अधिक इकाइयों का मिलान होता है। इस उपागम में हम ज्ञात से अज्ञात तथा परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर अग्रसर होते हैं। यह विशेषण विधि से विपरीत है। उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। अगला प्रश्न क्या करा है कि गणित शिक्षण की कौन सी विधि जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, जिससे खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, वह शिक्षण विधि कौन सी है? तो वह शिक्षण विधि है विश्लेषण विधि। कौन सी है? विश्लेषण विधि। विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़ना, पृथक करना तथा इकट्ठी चीजों को अलग करना। ठीक है, आप में से ज्यादा लोग क्या बताएंगे इसका? प्रयोगशाला विधि, लेकिन विश्लेषण विधि इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य आपसे पूछ ले तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य बताना है कि गणित विषयों के अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना ही निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं 127वें प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है? तो इसके बारे में बात करना है। तैयारी अपने मूल्यांकन प्रविधि नहीं है। साक्षात्कार है यानी कि इंटरव्यू है, प्रश्नावली है, क्विज है, चेकलिस्ट है। ठीक है, अगला है कि बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाकर उसको दूर करना ही यह प्रयास क्या कहलाता है? यह प्रयास दोस्तों उपचारात्मक विधि कहलाता है, ना कि मूल्यांकन, ना कि विवेचन, ना कि आलोचनात्मक विधि। विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन के रूप में अगर हम पूछे तो बुद्धि लब्धि गुणांक सम्मिलित नहीं है। वैसे विद्यार्थी के शैक्षणिक क्षेत्र सम्मिलित हैं, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत और सामाजिक गुण सम्मिलित हैं, विद्यार्थियों की अभिवृद्धि, अभिरुचि और मूल्य संबंधित है। ठीक है, चलिए ये अपना गलत आ जाएगा। अगला है कि जैक गणित में एक कमजोर छात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है? यानी कोई जैक नामक का कोई कमजोर छात्र है, वो कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन पर सर्वोत्तम समर्थन करता है, यानी उसको कौन सा परीक्षण करना चाहिए? तो उसके लिए एक परीक्षण है, उसका नाम भी बता देता हूं। उसका नाम क्या है? उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, ना कि बुद्धि परीक्षण, ना कि अभिवृद्धि परीक्षण, ना कि कौशल आधारित परीक्षण। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण इसका राइट आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो ठीक है, मेरे हिसाब से। चलिए अगला कि विज्ञान शिक्षण के बौद्ध उद्देश्य के लिए RCM उपागम द्वारा दी गई अकार्य सूचक क्रियाओं अथवा मानसिक प्रक्रियाओं की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या आपसे पूछ रहे तो 7 बतानी है, ऑप्शन नंबर 4। अगला कि कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी शिक्षण सामग्री है? वो है दोस्तों अपने कौन सी ग्लोब से अपन आसानी से दर्शा सकते हैं भाई। चलिए अगला है कि सामाजिक अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। तो सामाजिक अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु पूछ रहे तो मानवीय संबंध इसमें केंद्र पर रहता है, ना कि भौगोलिक, ना कि प्राकृतिक, ना कि ऐतिहासिक। अगला है कि उपचारात्मक शिक्षण का तत्कालिक उद्देश्य होता है। तो तत्कालिक उद्देश्य आपसे पूछ रहे उपचारात्मक शिक्षण का, तो आपको बताना है एक लाइन में कि अधिगम की समस्या व कठिनाइयों को हल करना। ठीक है, चलिए अगला है कि मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो अध्यापन एवं मापन के संबंध में निर्धारण दोस्तों अपने मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला है कि निम्न में से कौन सी समायोजन समस्याओं का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थी अधिगमकर्ताओं को करना पड़ सकता है? तो कौन सी बौद्धिक रूप कौन सा है इसमें? राइट आंसर आ जाएगा कि उपलब्धि साथियों से श्रेष्ठता का भाव, शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता कमी, माता पिता द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता कमी। विकल्प सही है, सभी विकल्प अपनों को चुनना होगा। ठीक है, चलिए
अगला है कि अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम क्षमता क्या कहलाता है? तो इनमें से गणितीय अधिगम क्षमता कहलाता है गुणज वैकल्य। ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? तो अधिगम की विशेषता आपसे पूछ ले कि कौन सी इसमें से अधिगम की विशेषता नहीं है, तो आपको एक लाइन में जवाब देना है और एक लाइन में आपका जवाब आ जाएगा, एक लाइन में आपका प्रश्न आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अधिगम समायोजन में सहायक है, ये अपने सम्मिलित नहीं है। और अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अधिगम की क्रियाशीलता वातावरण की उपज है, अधिगम एक उत्पाद है ना कि प्रक्रिया। ठीक है। चलिए, गैन्ने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो गैन्ने के अनुसार दोस्तों, अच्छा 138 139, अच्छा इनमें से देखिए दोस्तों कि 138वां क्या कह रहा है कि एक बार देख लीजिए, क्या पता अपना गलत हो कि निम्न में से कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है में दोस्तों अपना यह आ जाएगा कि इसमें राइट आंसर आ जाएगा। नहीं है पूछ रहा है तो अपना यही आ जाएगी, अधिगम एक उत्पाद है, प्रक्रिया नहीं। तो यही नहीं है दोस्तों, और तो सभी है। ठीक है, यही नहीं है। ठीक है, और सभी हैं दोस्तों। सॉरी, मैंने पहले गलत बता दिया था, लेकिन ये अपना बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए, अगला है कि गैन्ने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो गैन्ने के अनुसार निम्नलिखित में से पूछ ले कौन सा सही है? तो नियम अधिगम संप्रत्य अधिगम अनुगमन करता है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए, आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। यानी कि किस अध्ययन में दर्शाया गया कि आक्रामक यानी कि अग्रेसिव बच्चे अपने साथियों के बीच लोकप्रिय होते हैं क्योंकि आक्रामक शक्ति और स्थिति से जुड़ी होती है। आक्रामक शक्ति स्थितियों से जुड़ी होती है। तो ऐसा पोक और जिम्मर जैम्बेक 2010 के अनुसार बताया गया है। ठीक है, ये राइट आंसर आ जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी व्यक्ति मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो कौन सी व्यक्ति मापन की प्रक्षेपी विधि है? कथानक और संप्रत्यक्षण परीक्षण। ठीक है। अगला है कि 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का आईक्यू होगा। इसका आईक्यू आपसे पूछ ले कि 25 वर्ष का तो लड़का है लेकिन उसकी मानसिक आयु 16 है, तो किस उसका आईक्यू कितना होगा? तो उसका आईक्यू पूछ ले तो लगभग 64 के बराबर होगा। अगले कि अगर गर्भावस्था के दौरान मां ने बड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया है तो शिशु को क्या नुकसान होना संभावित है? तो शिशु को भ्रूण मंद सिंड्रोम हो सकता है। अगला है कि विकास खालिस्तान की ओर बढ़ता है। तो विकास दोस्तों अपने सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ना कि जटिल से कठिन की ओर। ठीक है। अगला है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का परित्याग किया, उसके बाद अपनी चेतना का परित्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन दोस्तों अपने वुडवर्थ का है कि वुडवर्थ कहते हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का परित्याग किया, ठीक है, फिर मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ठीक है, यह कथन है वुडवर्थ का। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। अगला कि किस सेवा के माध्यम से ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है, यानी कि FIR रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है किस ऑनलाइन सेवा के माध्यम से? तो दोस्तों अपने किस ऑनलाइन सेवा के माध्यम से? ई पुलिस सेवा के माध्यम से। अगला है कि किसी व्यक्ति द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी साहित्य अथवा कला के क्षेत्र में किए गए मौलिक कार्य पर उसे कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो उसे कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी साहित्य अथवा कला के क्षेत्र में किए गए मौलिक कार्य पर उसे कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो उसे दोस्तों बौद्धिक संपदा का अधिकार प्राप्त होता है। बौद्धिक संपदा उसके पास कितनी होनी चाहिए? उसको फ्री है। ठीक है। चलिए, अगला है कि निम्न में से कौन सा ICT का पाठ्य सहगामी उपयोग है? तो कौन सा इनमें से ICT का पाठ्य सहगामी उपयोग है? तो आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि स्कूल पत्रिका प्रकाशन ICT का पाठ्य सहगामी उपयोग है। कंप्यूटर का हार्डवेयर इन निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कंप्यूटर का हार्डवेयर आपसे पूछ ले कि कौन सा नहीं है, तो आपको एक लाइन में आंसर बताना है, बिल्कुल एक लाइन में बताना है। आपको बताना है कि हार्डवेयर इनमें से कौन सा नहीं है। तो वो क्या बताना है दोस्तों? आपको बताना है कि कंप्लाइजर स्कैनर है, माउस है, कीबोर्ड है, लेकिन कंप्लाइजर अपने हार्डवेयर नहीं है, ये शायद अपने सॉफ्टवेयर हो सकता है। अगला है कि निम्न में से किसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है? तो आउटपुट डिवाइस दोस्तों अपने जैसे टेक्स्ट हो गया,
ठीक है। ग्राफिक्स हो गया, फोटो ऑडियो या वीडियो के रूप में होते हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। तो दोस्तों ये हो गया अपना मॉडल पेपर 8वां। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में तो शेयर जरूर करना, ठीक है। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी में ही आपकी भलाई है, ठीक है। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। मिलते हैं कल इसी वक्त एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, धन्यवाद।